बीएड कोर्स में अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? अगला सवाल मेरा आपसे विकास जी यही है कि लेसन प्लान क्या होता है, तो इंटर्नशिप क्यों होती है और ये इंटर्नशिप क्यों जरूरी है? विकास सर, एक आता है रिसर्च, एक होता है रिसर्च जी। और एक होता है एक्शन रिसर्च। और बीएड तृतीय सेमेस्टर में हमें एक्शन रिसर्च करनी होती है स्कूल में जाकर, तो वो क्या करनी होती है और उसमें क्या करना होता है, प्लीज आप बताइए। तो जब हमारी इंटर्नशिप खत्म होती है उसके बाद हमें कम्युनिटी विजिट में जाना होता है जी। तो वो हमें क्यों जाना होता है और उसमें क्या क्या करना होता है? 90 दिन लगभग समाप्त होने वाले हैं, तो स्कूल का मैं पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा विकास सर आपका? नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ दो मेहमान बैठे हैं और सबसे पहले मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप हमारे चैनल पर आए। इस तरफ जो बैठे हैं ये हैं विकास चंद्रा सर और यहाँ पर मनीष कुमार सर बैठे हुए हैं। ये दोनों मेरे ही सहपाठी हैं और हम साथ में ही बीएड कोर्स कर रहे हैं। तो सर थोड़ा सा मैं आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा आपका। विकास सर। नमस्कार, मेरा नाम विकास चंद्रा है और मैं उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले से हूँ जी। और मैं इस वक्त गौरव सर के साथ ही एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला कैंपस से बीएड कर रहा हूँ और इस समय हम लोग तीसरे सत्र यानी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। सर आपका कौन सा स्कूल है, कौन सा स्कूल मिला हुआ है आपको? जो हमारी इस समय इंटर्नशिप चल रही है थर्ड सेम की, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है जी। और मुझे जो स्कूल अलॉट हुआ है वो श्रीकोट गंगा नाली वाला जो स्कूल है हमारा, वो स्कूल मुझे मिला हुआ है जी। मनीष सर आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। थैंक यू गौरव, सबसे पहले बुलाने के लिए। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं देहरादून से हूँ। अभी मैं यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय बिरला कैंपस में बीएड का छात्र हूँ और अभी हम थर्ड सेमेस्टर में हैं। तो अभी मेरी इंटर्नशिप मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल में चल रही है, श्रीनगर गढ़वाल में चल रही है। जी। तो मनीष सर, बीएड कोर्स में अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, अगर आपको बीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए पहली कुछ एलिजिबिलिटीज होती है। जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए, बट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा भी आप आफ्टर 12th भी आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि अभी जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें अगर आप अपेयर होते हैं, उस अपेयर होने के बाद जो भी आपका स्कोर रहता है, स्कोर होने के बाद आप विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ को उसमें चयन करते हैं। उसमें चयन होने के बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद जो मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड बच्चे होते हैं या विद्यार्थी होते हैं तो वो एडमिशन लेते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। और प्राइवेट कॉलेज भी जो काउंसलिंग कराते हैं वो CUET स्कोर कार्ड के माध्यम से ही करवाते हैं। जी। तो मनीष जी, अगर बीएड जो पाठ्यक्रम है वो 2 साल का है फिलहाल जो अभी हम कर रहे हैं, तो पहले साल में क्या क्या अनुभव होता है और पहले साल में हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास? देखिए, बीएड जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन 2 वर्ष की होती है। अब देखा जाए तो इस 2 वर्ष में भी 4 सेमेस्टर होते हैं। मैं आपको फर्स्ट ईयर का कंप्लीट समझा देता हूँ। इसमें जो फर्स्ट ईयर में हम 2 सेमेस्टर होते हैं। पहले सेमेस्टर में हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। 5 सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें, जो मोटे तरीके से देखें, तो इसमें 5 सब्जेक्ट इस प्रकार से होते हैं जिसमें लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, सेकेंड वन आपका होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, थर्ड वन आपका होता है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, एंड फोर्थ वन आपका होता है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। यानी एक पांचवा भी होता है EPC होता है, जिसमें आप इनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज जो होती है उसमें हम देखते हैं, जिसमें आपका रीडिंग, कॉम्प्रीहेंशन और प्रैक्टिकम वर्क वगैरह इंक्लूड होते हैं। अगर हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की, तो सेकंड सेमेस्टर में आपका सेम पेपर्स होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसमें हम लर्निंग के विषय में पढ़ते हैं, उनका नेचर क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है,
उसका मीनिंग क्या है। इसके साथ साथ लर्निंग के द्वारा जो टीचिंग होगी हमारी, टीचिंग में हम उसके मेथड्स, उसके टूल्स, टेक्निक्स के विषय में पढ़ते हैं। और कई टाइप के जो टेस्ट होते हैं, जिसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो उस विषय में हम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक सेकंड पेपर भी होता है इसमें लर्निंग एंड टीचिंग का, जिसमें हम लर्निंग और टीचिंग को समझते हैं, जिसमें हमारा जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, लेसन प्लान क्या होता है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों है, और करिकुलम क्यों आवश्यक है, करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंसेस है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है करिकुलम का, इस विषय में हम पढ़ते हैं। जबकि एक और हमारा इसमें एक थर्ड पेपर होता है, वो होता है इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप में हमारा क्या होता है कि 2 वीक्स की ये इंटर्नशिप होती है, मतलब 12 दिन की इंटर्नशिप होती है, जिसमें 10 दिन हमें लेसन प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है, और 2 दिन हमारी को करिकुलम एक्टिविटी इसमें इंक्लूड होती है। जी विकास सर, मनीष सर ने फर्स्ट ईयर का तो बता दिया। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप सेकंड ईयर में बीएड में क्या होता है उससे बताइए। देखिए, जो सेकंड ईयर जो हमारा होता है, इसमें भी हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं और फर्स्ट ईयर में भी हमारे 2 सेमेस्टर्स होते हैं। जो हमारा थर्ड सेमेस्टर होता है, यानी कि सेकंड ईयर का फर्स्ट सेम, तो जो थर्ड सेम होता है वो पूरा इंटर्नशिप का हमारा सेमेस्टर होता है। जैसे कि आपने बताया कि सेकंड जो हमारा सेमेस्टर होता है उसमें हमारी 2 वीक्स की इंटर्नशिप होती है, और जो कंप्लीट जो इंटर्नशिप होती है वो हमारी थर्ड सेमेस्टर में होती है, जो कि लगभग 90 डेज यानी 3 मंथ्स की होती है। और उसके साथ ही 2 वीक्स का उसमें कम्युनिटी विजिट भी होता है। और ये जो इंटर्नशिप होती है ये भी आपको स्कूल से अलॉट होते हैं और फिर वहाँ पे इंटर्नशिप चलती है। उसके अलावा जो थर्ड सेम का जो हमारी इंटर्नशिप है उसमें एक ड्रामा जो है वो भी आपको प्रिपेयर करना होता है। कम्युनिटी विजिट की फाइल आपकी अलग बनती है और ड्रामा जो है आपको वो अलग परफॉर्म करना होता है। उसमें आपकी टीम्स होती हैं, जैसे आपकी क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग आपके ग्रुप्स जो हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं, और उसी ग्रुप में आप अपने ही ग्रुप में एक ड्रामा जो है वो प्रिपेयर करते हैं। वो सारे के सारे जो मार्क्स, एक्चुअली जो ये हमारा थर्ड सेम है पूरा प्रैक्टिकल है, तो वो पूरे प्रैक्टिकल जो 500 मार्क्स का जो आपका पूरे पेपर होंगे, तो उसके हिसाब से ही आपको आपके वो ड्रामा की जो परफॉर्मेंस हो गई, आपकी जो स्कूल की आपके इंटर्नशिप के दौरान जैसी आपकी परफॉर्मेंस रही, कम्युनिटी विजिट की जो आपने फाइल प्रिपेयर की है, या फिर आपने एक्शन रिसर्च की जो फाइल प्रिपेयर की है, तो उसी आधार पे आपको जो है वहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। और जब हम फोर्थ सेम की अगर बात करते हैं तो फोर्थ सेम दोबारा से हमारे कॉलेज में ही हमें वहाँ पे अपनी क्लासेस अटेंड करनी होती है, और फोर्थ सेम में जो हमारे पेपर्स होते हैं वो मींस हमारे को थ्योरेटिकली फिर से पढ़ाया जाता है, और फिर उसके एग्ज़ाम फिर हमारे फाइनल में होते हैं। जी सर। तो मनीष जी, जैसा भी आपने 2 साल का बताया, 1 साल का बताया, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम बताइए कि वो क्या होते हैं पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स। देखिए, पेडागोजिकल सब्जेक्ट को समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेडागोजी होती क्या है। जैसे हम कोई शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, कोई टीचिंग प्रोसेस चल रहा है, अगर हम उसका जो सिस्टमेटिक जो अध्ययन होता है, बोला जाए तो शिक्षण प्रक्रिया का जो विधिवत अध्ययन होता है उसी को हम पेडागोजी या शिक्षा शास्त्र कहते हैं। अब ये इसलिए भी आवश्यक हो जाता है पेडागोजी, क्योंकि इसके द्वारा जो अध्यापन की शैली होती है, पहलू होते हैं, उसकी क्या नीतियाँ होगी, इसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अगर टीचिंग की बात करते हैं, अगर अध्यापक और शिक्षक विद्यार्थी के मध्य एक इंटरेक्शन भी होना चाहिए, अंतःक्रिया भी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो कई बार जो हमारी शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें वो नीरस सी हो जाती है, उसमें कोई मतलब एक इंटरेस्ट नहीं रह पाता है, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो चाहे वो टीचर का हो। तो कई बार इसका असर सीधा सीधा आपके रिजल्ट पे देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अगर मैं साइंस स्ट्रीम का बच्चा हूँ, छात्र हूँ, तो मेरे जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स है। इसी प्रकार से इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस का भी इसमें कॉम्बिनेशन होता है। जो बायोलॉजिक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट आप स्वयं हैं, आप इस बात से भली भांति एग्री करते होंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आपके होते हैं। उसी प्रकार से सर जैसे लिटरेचर के हैं तो हिंदी उस साहित्य से हैं तो उनको पता है कि उनके क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं। जी, जैसा भी आपने बताया, तो मैं भी कॉमर्स का टीचर हूँ, और हमारे में जब पेडागोजिकल सब्जेक्ट चूज करते हैं तो एक तो इकोनॉमिक्स हमें चूज करना पड़ता है, और दूसरा कॉमर्स के अंदर जो 2 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं,
बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी, उसमें से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है और उन दोनों का ही फिर इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंटेंसी, दोनों का ही लेसन प्लान बनाया जाता है। तो अगला सवाल मेरा आपसे विकास जी यही है कि लेसन प्लान क्या होता है? देखो, लेसन प्लान जो है वो बीएड में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये लेसन प्लान एक्चुअली जो प्लानिंग है, आप तो खैर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो प्लानिंग का महत्व आपको पता ही होगा कि बिजनेस में और किसी भी प्रबंधन में जो है वो प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है उसका होता है। तो यहाँ पे प्लानिंग किस चीज़ की जा रही है और लेसन को क्यों प्लान किया जा रहा है? क्योंकि देखो, आप अगर अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं और जो भी स्टूडेंट जो बीएड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इट मीन्स कि वो ग्रेजुएट होकर के आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होकर आए हैं, वो अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप एक 6th क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और या आप 7th 8th के बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ रही है, आपको लेसन को प्रिपेयर करना पड़ रहा है, यानी कि उसमें कुछ तो खास है। तो लेसन की जो प्लानिंग करी जाती है वो इसलिए की जाती है कि जब हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक किसी स्टूडेंट को डिलीवर करना है या क्लास में जब हमें डिलीवर करना होता है, तो वो जो लेसन प्लान जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें अगर हम उसके फॉर्मेट को भी देखें तो स्टार्टिंग में हमको पता है कि उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो भी हम पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या फिर उसमें हमारे को इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से पुटअप करने हैं, हमें किस किस प्रकार के जो टीचिंग एड्स की आवश्यकता वहाँ पे पड़ेगी। तो लेसन प्लान के अकॉर्डिंग, यानी हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाना है तो क्या मुझे इसमें किसी मैप की ज़रूरत तो नहीं है, क्या मुझे कुछ ऐसे चार्ट्स की या पोस्टर्स की ज़रूरत नहीं है जिससे मैं बच्चों को विजुअलाइज करके अच्छे से उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझा पाऊँ। तो जो लेसन प्लान है वो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे को वहाँ पे हम पर्टिकुलर टीचिंग पॉइंट्स लिखते हैं ताकि हमारी जो क्लास है, हमें अगर 30 to 35 मिनट्स का हमारे को अपना सेशन लेना है, क्लास लेना है, तो उस क्लास में हमारे जो टॉपिक्स हैं वो छूटे ना और पर्टिकुलर हम फ्लो में उन टॉपिक्स को कंक्लूड कर पाएँ और बच्चों को एक पर्टिकुलर नॉलेज हम दे पाए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हमारे को लेसन प्लान नहीं है और रैंडमली अगर हम उठ करके चले गए कि हाँ आज मुझे ये टॉपिक पढ़ा लेना है, तो हो सकता है कि उतने अच्छे से हम उस प्लान को, उस लेसन को हम डिलीवर ना कर पाए और कहीं ना कहीं डाइवर्ट भी हो जाता है टॉपिक कि हम पढ़ाने तो कुछ और गए थे लेकिन जो है एक हमारे पास रूपरेखा तैयार नहीं थी और पढ़ाते पढ़ाते कुछ और पढ़ाते हुए निकल गए। तो वो लेसन प्लानिंग इसीलिए ज़रूरी है और हर चीज़ के लिए एक प्लानिंग होती है, तो यहाँ पे टीचिंग में तो इसका अहम रोल है ही। धन्यवाद। तो मनीष सर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि जो इंटर्नशिप हमारी होती है 2nd सेम में 2 वीक की और 3rd सेमेस्टर में 90 डेज की, तो इंटर्नशिप क्यों होती है और ये इंटर्नशिप क्यों ज़रूरी है? देखिए गौरव, इंटर्नशिप जो होता है, पहले इसको समझ लेते हैं इंटर्नशिप आखिर होता क्या है। इंटर्नशिप को वैसे हिंदी में उद्यमिता कहा जाता है। इंटर्नशिप जो होती है, यदि आप किसी व्यवसाय में अगर आप जाने वाले हैं, आप जानते हैं इस विषय में बखूबी, कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो अगर आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपको उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। अगर हम बात करें, यदि आप अभी आप सभी यूजी पीजी मतलब आप अपने सब्जेक्ट के विषय में बहुत संपूर्ण ज्ञान रखते हैं, पर अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको आप ग्राउंड लेवल पे पढ़ाएंगे कैसे, आप स्कूल में जाके उसको डिलीवर कैसे करते हैं, इसके लिए इंटर्नशिप बड़ी आवश्यक हो जाती है। इंटर्नशिप में हम मोस्टली हमारा ये होता है कि हमने जो थ्योरेटिकल नॉलेज अभी तक गेन किया है उसको हम आखिर अब डिलीवर कैसे करेंगे, अब उसे प्रैक्टिकली हम कैसे क्लास में हम डिलीवर करते हैं। जैसे सर ने बताया लेसन प्लान, लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान में हम यही करते हैं कि जो हमारा कंटेंट है उसको हम एक निश्चित समय में कक्षा में डिलीवर करते हैं। अब वो कंटेंट क्या है, अब वो कंटेंट को डिलीवर
कैसे किया जा सकता है, तो उसमें एक बखूबी जो हमारा साथ देता है वो इंटर्नशिप होता है। अभी जैसे सेकंड सेमेस्टर में हमारा 12 दिन का होता है और थर्ड सेमेस्टर में हमारा 90 दिन का ये होता है, इंटर्नशिप होता है। और जिससे कहीं ना कहीं एक टीचर के मन में, मैं अब पर्सनली अपनी बात करूं, जो मेरे मन में एक भय की भावना थी, कहीं ना कहीं जो एक डर सा रहता है टीचर के मन में, किसी भी फील्ड की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि व्यवसाय के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तो वहाँ इंटर्नशिप देखने को मिलती है। जो मन में एक भय सा होता है, डर बना रहता है, वो कहीं ना कहीं उस चीज को से हम निजात पाते हैं। जी। विकास सर, एक आता है रिसर्च, एक होता है रिसर्च जी। और एक होता है एक्शन रिसर्च। और बीएड तृतीय सेमेस्टर में हमें एक्शन रिसर्च करनी होती है स्कूल में जाकर, तो वो क्या करनी होती है और उसमें क्या करना होता है, प्लीज आप बताइए। बहुत ही मुश्किल सवाल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। एक्शन जो रिसर्च है वो स्कूल में इंटर्नशिप के दौरान कराई जाती है। एज एन इंटर्न जो है हम इस रिसर्च को करते हैं। बाकी उसके बाद भी आपको, जब आप स्कूल में जॉब आपकी लग जाएगी और उसके बाद जब आप स्कूल में पढ़ाएंगे, तो उस दौरान भी आप इस एक्शन रिसर्च को करेंगे। और यहाँ पे ये एक्शन रिसर्च जो है वो इंटर्नशिप का भी पार्ट है। जैसा कि आपने कहा कि एक होता है रिसर्च और एक होता है एक्शन रिसर्च। तो ये एक्शन रिसर्च है क्या, पहले तो इसको ये समझ लेते हैं कि ये टर्म आया कहाँ से। तो ये जो टर्म है, ये कर्ट लुईन जो हुए, उन्होंने इसको 1934 में क्वाइन आउट किया। और जो ये इन्होंने टर्म बनाया एक्शन रिसर्च, इन्होंने एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनाया था कि जो लोग इंडस्ट्री में फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ाई जा सके, ऐसी कौन सी कमियां आ रही हैं कि वो जो है ज़्यादा आउटकम नहीं दे पा रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो उनको उन्होंने फाइंड आउट किया और उसके बाद में उस पर वर्क करके उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी और वहाँ पे उन्होंने रिजल्ट निकाले। और अगर इसको बात करें फिर कि हमने एजुकेशन सेक्टर में कब इसको इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका, तो इसको जो है एक एजुकेटर ही रहे हैं जो कि स्टीफन एम कोरे 1951 में इसको एजुकेशन सेक्टर में लेकर के आए। और अगर इसको हम शिक्षा के संदर्भ में बात करें, तो जो एक्शन रिसर्च होती है वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होती है और उसके जो आउटकम्स होते हैं वो भी पर्टिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल रिसर्च से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि देखो नॉर्मल जो रिसर्च होती है वो काफ़ी ब्रॉड एस्पेक्ट है, लेकिन ये जो एक्शन रिसर्च है हमें स्कूल में करना है, कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के ग्रुप पे भी हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के ऊपर भी ये रिसर्च की जा सकती है। तो इसमें एक हमें टाइम लिमिट बनानी है कि कुछ वीक्स के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए या कुछ मंथ्स के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए। और इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या है, इसको करने के लिए हमें सबसे पहले तो कोई रीज़न होना चाहिए कि क्यों हमें ये एक्शन रिसर्च करनी है, यानी कि हमारे पास एक होनी चाहिए प्रॉब्लम। तो अगर हम कहें कि जो पूरे हैं उन्होंने बोला कि स्टडी जो है, ये जो रिसर्च एक्शन रिसर्च है, ये जो स्टडी करता है वो इसकी इसलिए करता है ताकि एक हमें गाइडेंस उसको प्रोवाइड करा सके और उसके अलावा करेक्ट किया जा सके, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको करेक्ट किया जा सके और साथ के साथ में इवेल्युएशन भी उस चीज़ का किया जा सके। ठीक है, और ये जो एक्शन रिसर्च है इसको करने वाला भी और इसका सॉल्यूशन ढूंढने वाला भी एक ही व्यक्ति होता है। जैसे अगर आप एक शिक्षक हैं और आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम भी आप ही को फाइंड आउट करनी है और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन भी आपने ही निकालना है। तो जैसे कि हमने बताया कि इसमें प्रॉब्लम्स किस प्रकार की हो सकती हैं, तो प्रॉब्लम इसमें ऐसे हो सकती है कि अगर कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में, पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या क्लास के बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हैं और आप जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ कहाँ कमी आ रही है, ऐसा कौन सा रीज़न हो सकता है, तो उसको फाइंड आउट करना, उस पर एक्शन रिसर्च हो सकती है। या फिर कोई बच्चा है वो कंटिन्यूसली वो होमवर्क नहीं कर रहा है, वो क्यों होमवर्क नहीं कर रहा है, या फिर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है, तो वो क्यों इतनी शैतानी कर रहा है, तो उसके ऊपर भी एक एक्शन रिसर्च प्रिपेयर की जा सकती है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसकी समस्या को समाधान करने के लिए एक्शन रिसर्च जो है वो बनती है। तो इसी तरह से हैरोल्ड एंडरसन जो थे, उन्होंने 8 स्टेप्स दिए इसके एक्शन रिसर्च के, और उन 8 स्टेप्स में ये था कि सबसे पहले आपको
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि कोई बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है कंटिन्यूअसली, या फिर क्लास के बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। और जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे प्रॉब्लम को, तो वो प्रॉब्लम ऐसी भी होनी चाहिए कि जिसको डिफाइन किया जा सके। यानी सेकंड पॉइंट क्या होगा, डिफाइन द प्रॉब्लम, कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। सेकंड, डिफाइन द प्रॉब्लम। थर्ड आता है उसमें फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव्स, कि जो आप एक्शन रिसर्च प्रिपेयर कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फोर्थ हो गया एक्शन हाइपोथेसिस, आपको हाइपोथेसिस उसकी प्रिपेयर करनी है। फिफ्थ है डेटा कलेक्शन, डेटा आपको कलेक्शन करना है। और फिर उसके बाद प्लान आप जो बनाएंगे उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, यानी प्लान इम्प्लीमेंटेशन। सेवंथ आपका आ गया एनालाइज फाइंडिंग्स एंड जो आपके कंक्लूजन्स हैं उनको निकालना। और लास्ट में आपका एट्थ पॉइंट है प्रिपेयर द रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट को तैयार करना। तो इस तरीके से जो है एक्शन रिसर्च होती है। और उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि एक्शन रिसर्च में जो हमको रिजल्ट चाहिए होता है वो इंस्टेंट चाहिए होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये रिसर्च 3-4 साल तक चलेगी और उसके बाद में रिपोर्ट तैयार होगी, ऐसा नहीं। हमें एक्चुअली क्या है कि एक ही सेशन है, उसी सेशन के बीच में हमें बच्चे में तुरंत इंप्रूवमेंट दिखाना है। तो हमें रिसर्च इस तरीके से, हमारी एक्शन रिसर्च होनी चाहिए कि हमारे को अगर 1 महीने हमारे पास है तो उस 1 महीने में हमें उस स्टूडेंट में जो हमने एक्शन रिसर्च बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही उसमें इंप्रूवमेंट भी दिखानी है, यानी उस समस्या का हमें समाधान भी करना है। तो यही एक्शन रिसर्च है। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, हमें समझ में भी आ गया। और जो हमें अभी एक्शन रिसर्च की फाइल बनानी है उसमें भी थोड़ी आसानी हो गई। थैंक यू। तो मनीष जी, अभी आपने इंटर्नशिप के बारे में बताया। तो जब हमारी इंटर्नशिप खत्म होती है उसके बाद हमें कम्युनिटी विजिट पे जाना होता है जी। तो वो हमें क्यों जाना होता है और उसमें क्या क्या करना होता है? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि इंटर्नशिप के विषय में, तो इंटर्नशिप का ही एक पार्ट होता है 3rd सेमेस्टर में, कम्युनिटी विजिट। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है कम्युनिटी विजिट, समुदाय में आपको क्या करना है, एक विजिट करना है। अब जैसे हम देखते हैं, अब टीचर की एक भूमिका देखी जाए, वो सिर्फ पढ़ाने के लिए ही नहीं होता। टीचर का कार्य सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, बल्कि वह एक समाज का सुधारक भी होता है और समाज का चिंतक भी होता है और विश्लेषक भी होता है। इसके साथ साथ जो समाज का निर्माण करना है, उसका एक निर्माता अगर कहा जाए तो उसका एक महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो शिक्षक होता है। तो जैसे हम कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं इस कम्युनिटी विजिट में, और वहाँ पर जो विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं उनसे बातचीत करते हैं। इसके साथ साथ गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, अगर हम देखा जाए तो जो प्राथमिक समस्याएं हो सकती है, रास्ता हो सकता है, मार्ग नहीं है, सड़क की बाध्यता हो सकती है। सेकंड वन, वहाँ पर पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कुछ मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं जैसे SC, ST, OBC समुदाय होते हैं, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रही है उनके उत्थान के लिए। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं, उसके बिहाफ पर हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। और इसमें जो सहयोग होता है, ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों का बड़ा सहयोग होता है। ग्राम प्रधान हो गए, या आप VPD जो होता है, विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। उनके द्वारा भी इसमें हमारी हेल्प की जाती है। तो इस प्रकार से एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे हम कम्युनिटी विजिट से संबोधित करते हैं। जी, धन्यवाद मनीष। तो विकास जी, आपने कुछ स्कूल में इस दौरान कुछ एक्टिविटीज करवाई, और अगर करवाई हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज करवाई आपके द्वारा? एक्टिविटीज का देखो, जो हमारा एकेडमिक सिलेबस होता है जी, और उसके जो सिलेबस होता है वो भी हमने ये भी देखा, हमने अपने सेकंड सेम में भी पढ़ा और फर्स्ट सेम में भी पढ़ा कि सिलेबस और करिकुलम में जी बहुत अंतर होता है। सही बात। सिलेबस जो होता है वो करिकुलम का ही पार्ट होता है। छोटा पार्ट होता है सिलेबस और बड़ा जो पार्ट होता है वो क्या है, आपका करिकुलम है। तो इस करिकुलम में ही आपका जो एकेडमिक, जो हमारी बुकिश नॉलेज है, ये भी आ जाती है, और इसके साथ में ही इंक्लूडेड होती है हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें कि आपने एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये क्या होती हैं, तो ये फिजिकल भी हो सकती हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज में जैसे हमारे गेम्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर क्विज कॉन्टेस्ट वगैरह हो सकते हैं। तो जो हमने अपने लेवल पे स्कूल में एक्टिविटीज कराई, तो हमने एक तो जीके क्विज जो है वो बच्चों को करवाया, और उसके बाद हमने एक ड्राइंग कंपटीशन भी, ताकि जो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कि चीज़ों को रटने में इंटरेस्ट नहीं होता,
है ना, उनका उनकी जो योग्यता होती है वो चित्रों के जरिए वो पेजों पे उन चीज़ों को निखार सकते हैं। तो बच्चों को हर तरीके से ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि सिर्फ किताबी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटी कराई जाए। तो एक्टिविटी किसी भी प्रकार से कराई जा सकती है। तो हम लोगों ने जो एक्टिविटी कराई वो दोनों प्रकार से कराई। एक तो हमने किताबी नॉलेज के हिसाब से उनका जीके क्विज करवाया, और सेकंड हमने उनको कलात्मक अगर रूप से देखा जाए तो हमने ड्राइंग कंपटीशन भी स्कूल में कराया। तो ये 2 एक्टिविटीज हमने अपने स्कूल में कराई। ठीक है। मनीष जी, आप भी स्कूल में इस दौरान इंटर्नशिप कर रहे थे, तो आपके समूह के द्वारा या आपके द्वारा क्या एक्टिविटीज करवाई गई? देखिए, जैसे विकास सर ने बताया कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ एक पार्ट होता है करिकुलम का। जिस तरीके से सिलेबस, अगर हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए तो उसमें एक छोटा सर्कल जो बनेगा वो सिलेबस या को करिकुलम एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जो बड़ा सर्कल होता है वो करिकुलम को रिप्रेजेंट करता यस है। सर। अभी हम बात करें जैसे कि जैसे सर ने बताया कि एस्से कॉम्पिटिशन, राइटिंग कॉम्पिटिशन हो गया या पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो गया, तो इस प्रकार से हमारे जो मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल श्रीनगर गढ़वाल है, इसमें भी हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन करवाए, जिसकी हमारे बीएड में एक रिपोर्ट भी बनती है इसके लिए। तो इस तरीके काफ़ी सारे कंपटीशन हुए, जिसमें देखा गया हमारे विद्यालय की कई विद्यार्थी है जिन्होंने नगर निगम द्वारा आयोजित एक पेंटिंग कंपटीशन था, उसमें कुछ प्राइज, कुछ स्थान प्राप्त किए। और उससे पता चलता है कि हाँ, अगर आप बच्चे के अंदर आप इंटरेस्ट अगर आप जगा देते हो तो वो आसानी से किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके की जो गतिविधियाँ है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो गई, चाहे वो एक इसके साथ साथ एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा कुछ प्लेनेटेरियम, जो आपका एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट है, उसमें एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड कुछ जो आपके प्लैनेट्स हो गए, गैलेक्सी हो गई, इनके विषय में भी एक फेयर, एक लैबोरेटरी आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पर देखने को मिला कि बच्चे थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे किस तरीके से मतलब वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो करिकुलम एक्टिविटी में आती है, और इसके साथ साथ बच्चे से काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो अब हम अंतिम सवाल की ओर आ रहे हैं। 90 दिन लगभग समाप्त होने वाले हैं, तो स्कूल का मैं पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा विकास सर आपका? जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा वो तो बहुत ही अच्छा रहा, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये इंटर्नशिप है, जैसा कि कहा गया, इंटर्नशिप एकदम प्रैक्टिकल जो नॉलेज है। अभी तक किताबी नॉलेज सिर्फ मिल रहा था, और जब आप उसको प्रैक्टिकली किसी फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं उससे। तो क्लास में स्टूडेंट्स को फेस किया और ये देखा कि हर तरह का स्टूडेंट आपकी क्लास में है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हर किसी को लेकर के चलना है, हर किसी को सिखाना है। किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट पे फोकस नहीं है आपका, पूरी क्लास को आपको लेकर के चलना है। किस तरीके से लेसन प्लान्स आपको बनाने हैं, जी सर। कैसे अपने लेक्चर्स को आपने डिलीवर करना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। तो ओवरऑल जो टीचिंग एक्सपीरियंस ये रहा कि 90 जो डेज रहे हैं, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के जरिए हो, चाहे वो मॉर्निंग में प्रेयर असेंबलीज के जरिए हो, या फिर इंटरेक्शन हो स्कूल के टीचर्स के साथ, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, और साथ के साथ ही हमारे जो बीएड के जो साथी हैं, सहपाठी हैं, उन लोगों के साथ हम लोग एक दूसरे से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इंटर्नशिप जो कहते हैं, अगर मैं पूरा कंक्लूड करूं कि बीएड का अगर हमारा 2 साल का अगर कोर्स है, तो इस पूरे 2 सालों के बीच में अगर जो गोल्डन फेज अगर हम कह सकते हैं, तो उसे हम इंटर्नशिप को ही कह सकते हैं। कि अभी हम स्कूल में हैं और इंटर्नशिप जब कर रहे हैं, तो लगता है कि हाँ, उस पूरे कोर्स का निचोड़ वही है, इंटर्नशिप ही है। जी धन्यवाद। सो मनीष सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, अभी तक की बात करें, खैर सर ने काफ़ी कुछ बताया, एक्सपीरियंस सब कुछ बोलता है। तो अगर हम बात करें कि क्या मेरा अभी तक का इस स्कूल में एक्सपीरियंस रहा है, तो स्कूल में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आखिर हमें जाना, बच्चों के बीच में ही जाकर उनको पढ़ाना है, तो बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं बच्चे। तो
मैंने खुद देखा है कि कई बच्चे मतलब इम्प्रूवमेंट क्या क्या चीज़ होती है। हम 90 दिन की टीचिंग में जब स्टार्टिंग में हम विद्यालय में गए तो बच्चों की स्थिति ठीक रहती है पर इतनी अच्छी नहीं होती, पर धीरे धीरे मैंने देखा है 3 महीने की इस समय अवधि में कुछ बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल ही बैक बेंचर बोला जा सकता है। वैसे कोई बच्चा बैक बेंचर नहीं होता है, पर जो निचले स्तर पर थे उनका इम्प्रूवमेंट देखते देखते उनको ऊपर लाया। इसी में मैं एक बच्चे का नाम इंक्लूड करूंगा। एक कृष्णा नाम का लड़का है जो मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था, पर धीरे धीरे उसमें जो मैंने इम्प्रूवमेंट देखी, उसके फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन में उसके मार्क्स देखे, को करिकुलम एक्टिविटी में उसका पार्टिसिपेशन देखा, प्लस उसके साथ साथ उसने उसका रिजल्ट भी दिया है, उसमें अच्छी डिवीज़न उसने प्राप्त करी। तो ये चीज़ें जो होती है वो हम लोगों को भी खुश करती है कि आखिर हमने जो टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो टीचिंग का समय है वो बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि बच्चा कुछ सीख रहा। जब आप इनपुट देते हो वो प्रोसेसिंग में होता है, प्रोसेसिंग बच्चा ही करता है और आउटपुट भी बच्चा ही देता है आपको। तो ये चीज़ें हैं। बाकी सर ने जैसे बताया कि बीएड जो पाठ्यक्रम है उसमें जो एक गोल्डन एरा बोल सकते हैं, गोल्डन फेज कहा जा सकता है, वो इंटर्नशिप ही होता है, क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो थैंक यू। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि पैसा वसूल हो गया सब। तो धन्यवाद साथियों, आपने इतनी देर तक हमें सुना। और विकास सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही आसानी से इतनी सारी बातें समझाई, दर्शकों को तो समझाई, साथ में मुझे भी समझाई। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगली बार भी हमारी वीडियो में इस तरीके से आते रहें और अपना साथ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।